जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में ओवरऑल ऑलमोस्ट हम मोस्ट ऑफ प्रॉबेबली सभी के सभी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब थोड़े से लास्ट कैटेगरी के 3-4 एग्जाम्पल्स बाकी है, उसके बाद चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ढूंढा मीन वेरिएंस वाला पार्ट। सेकंड में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसमें वेरिएबल एक्स सपोज करने वाले वो टिकट वाले सम ऑब्जर्व किए, ठीक है। और आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही हमें ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा सम बाकी नहीं है, मगर एक थोड़ा सा कॉइन वाला सम है वो हमें ऑब्जर्व करना है। 18, उसके बाद 19, 20, 21। वैसे हम कहे तो इतने ही एग्जाम्पल बाकी है, मगर एक 22 नंबर का सम भी हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नया सा है। यानी आज के सम हमें 18 से लेके 22 करने हैं और इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सम नंबर 18। कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहता है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है, तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स एंड इट्स वेरिएंस, ठीक है। सो डिटेल में हमें पहले लिखना है जो दिया है, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ कॉइन टॉस किए गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेड के बाद जो दिया जाए उसे हम कंसिडर करेंगे हमारा वेरिएबल, यानी x इज इक्वल टू हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। वैसे तो हम सैंपल स्पेस लिखते थे स्कूल में, 2 कॉइन हो तो HH, HT, TH एंड TT। वैसे ही और 2 कॉइन है तो इंटू करके अगेन HH, HT, TH, TT करना पड़े तो आपको चारों पे H H H मिलेगा, या किसी एक पे H मिलेगा, 2 पे H मिलेगा, 3 पे H मिलेगा, या एक के ऊपर भी H ना हो। तो ये क्राइटेरिया जो है वो हम सैंपल स्पेस के ऊपर से प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते थे। खाली इतना याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी टोटल कितने केसेस मिलते हैं तो वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ये 4 है और वैसे और 4 मिलेंगे, मिला के 4/4, 4 × 4 यानी 16। फॉर्मूला याद रखनी है, तो एक ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, 2n होता है। 2 यानी क्या, तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, कॉइन टॉस करते हैं तो 2 रिजल्ट मिलते हैं, हेड या टेल, उसके ऊपर n यानी कितने कॉइन बोले गए यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2⁴ यानी 16, ठीक है। तो ये एक आप जनरली फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर डाई हो, पासो हो तो हमारा 6 आंसर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ पे होता है फॉर्मूला 6⁻n। तो वहाँ पे एक डाई है तो 6⁻1 6 आंसर, 2 डाइस है तो 6⁻2 यानी 36 आंसर, 3 डाइस है तो 6⁻3, ऐसे हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। कॉइन डाई वाले एग्जाम्पल यूनिट नंबर 2 में हम जरूर करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो 16 ऑब्जर्वेशन 2 तरह से, या तो 2⁻2 करके पावर में कॉइन रखो, या ये कॉन्सेप्ट तो है ही 2 कॉइन के लिए 4 रिजल्ट है, तो वैसे और 2 कॉइन हो तो 4 × 4 वो भी होगा 16। ये हमें यूज करना है जब हम डिवाइड करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ हेड्स हमारा वेरिएबल होगा xi, जिसमें 0 होगा, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें 4 कॉइन बताए गए। 4 कॉइन अगर आप टॉस करते हो एक साथ तो या तो चारों के चारों टेल्स होंगे, दैट मीन्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 हेड्स। एक H होगा तो बाकी के टेल्स 2H, यानी बाकी के 2 टेल्स, 3 H होगा तो एक T होगा, चारों के चारों H हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे हम। खास प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल। मैन्युअली गिनना है तो कर सकते हैं, मगर लेंदी प्रोसेस होगी। 0 हेड्स यानी चारों के चारों T, वैसा एक ही केस होता है, लिखेंगे हम कुछ अलग तरह से। कैसे, तो 4 कॉइन है, उसमें से हेड कितने, तो 0, तो 4c0/16 यानी इट इज 1/16। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बेटर रहेगा। 4 कॉइन में से एक हमें H मिल रहा है, आई शुड राइट इट एज 4c1/16। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे वाले सम्स में व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल अलग अलग होते थे फिजिकली। कॉइन के अंदर H एक साइड है, दूसरी साइड T होता है। यानी अगर मैं कहता हूँ 4 में से एक H है तो ऑटोमेटिकली बाकी के 3 में वो क्या हो जाएगा, टेल्स, नेचुरली। यानी 4 केसेस मिलेंगे। मैन्युअली बताऊं अगर मैं, तो पहले के ऊपर 4 कॉइन है, पहले में H हो तो बाकी के 3 T, दूसरे में H हो तो बाकी के 3 T,
तीसरे में H हो तो बाकी के 3 T, चौथे में H हो तो बाकी के 3 T। इस तरह से 4 केसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सभी के लिए मैं नहीं समझाऊंगा, एक कॉइन में ऐसे आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली। और अगर आप चाहो तो 4/2 ये जो H H H T T H T T को मल्टीप्लाई भी करके 16 एलिमेंट्स लिख सकते हो। ऑब्जर्व करो, फिर आप 4/16 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। मगर ये क्राइटेरिया हेल्प करेगा। 4C2 यानी वो होगा 4C2 यानी होता है 6/16। देन 3 अगर H चाहिए 4C3/16 तो वो भी अगेन 4 ही होगा। जैसे मैंने अभी एक H कहा था वैसे 3 H हो तो चौथा नेचुरली T होगा हर केस में, और एक ही चारों के चारों H हो वैसा इकलौता केस होता है H H H H, तो उसका आंसर होगा 1/16। टोटल करते हो तो 4 और 1 5 6 11 4 15 और 1 16, 16/16 यानी 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल खास ध्यान रखना है 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रेडी हो चुकी है। हमें पूछा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड इट्स वेरिएंस। तो मल्टीप्लाई करेंगे xi इंटू पी एक्स आई, डिवाइड हम लास्ट में करेंगे। सो दिस इज 1 इंटू 0 बिकम 0, 4 इंटू 1/16 4/16, 6 2 12 12/16, देन 4 इंटू 3 अगेन 12/16, 1 इंटू 4 यानी 4/16। मिला के हम इसका टोटल करेंगे पूरा, और जब टोटल करते हैं तो 12 + 4 16, ये +4 16 + 16 यानी 32 होगा। 32/16 यानी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सो 32 डिवाइडेड बाई 16 यानी उसका आंसर होगा एग्जैक्टली 2। और अब हमें करना है xi² इंटू पी एक्स आई, यानी पहला आंसर तो हमें मिल ही चुका है, दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं E ऑफ x, दैट इज सिग्मा xi इंटू पी ऑफ xi। और इसका आंसर अभी अभी हम लेके आए, वो एग्जैक्टली हमें क्या मिला 2। तो काम एकदम सिंपल ही है, फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें करना है नॉर्मली, और वो कैलकुलेशन हम करते हैं एकदम प्यार से, तो हमें आंसर मिल जाता है यहाँ पे 2। और वेरिएंस के लिए करना है xi इंटू xi पी एक्स आई 0, 4 इंटू 1 यानी 4, 12 इंटू 2 यानी 24/16 रहना नहीं चाहिए, देन 12 इंटू 3 36/16, 4 इंटू 4 यानी 16/16, ठीक है। तो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर हमें खाली टोटल करना है, वैसे तो आप नॉर्मली हम वैसे भी कर सकते हैं, मगर मार्जिन ऑफ एरर ना रहे उसलिए यूज़ योर कैलकुलेटर। सो दिस इज 18/16, लकीली डिविजिबल है, भागी शकाय એવું છે। तो अब हम सीधा जाते हैं, दूसरी वैल्यू लिख देते हैं E ऑफ x² दैट इज सिग्मा xi² इंटू पी एक्स आई, और उसका आंसर मिला हमें 5। एंड अब जो उन्होंने पूछा है सेकेंड यानी वेरिएंस यानी V ऑफ x दैट इज E ऑफ x² माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर, दिस इज 5 माइनस E ऑफ x यानी 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 यानी 1। तो वेरिएंस की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक नॉर्मल टाइप का ये सम था, मगर ध्यान रखना पड़े क्योंकि कॉइन का ये वैसा इस टाइप का इकलौता सम यहाँ पे एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब जो 3 सम है वो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, तो उसे हम अब ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं सम नंबर 19, 20, 21, 3 सम है, जिसमें सबसे पहले देखने वाले हैं वो है सम नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, दैट देर आर 4 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स इन अ बॉक्स। जो ऐसे हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑब्जर्व किया है, बॉल्स वाले सम होते थे, स्क्रू वाला सम भी था, तो वैसा ही काम है। 2 balls आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम इट। इफ अ पर्सन रिसीव्स ₹4 फॉर ईच वाइट बॉल एंड लूजेज 2 फॉर ईच ब्लैक बॉल, फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तन है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 था उसमें बोला था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स या वाइट बॉल्स, यहाँ पे जो है गैम्बलिंग हो रहा है। बताया हुआ है पर्सन रिसीव्स 4 फॉर ईच वाइट बॉल, वाइट बॉल के लिए उसे 4 रुपये मिलने वाले हैं, जबकि ब्लैक बॉल आए तो उसे 2 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। जब रिसीव होता है तो हम प्लस लिखते हैं गेन, और लॉस नेचुरली होता है माइनस। यानी कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, क्वेश्चन में है अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, यानी जब भी रिसीव वाला क्वेश्चन हो
तो जिस किसी कलर के बॉल में अमाउंट रिसीव होता है वो होगा हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड मेन पार्ट। हमारा रैंडम वेरिएबल तो हम नेचुरली लेने वाले अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन, मगर उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट कौन से बॉल्स पे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फॉर ईच वाइट बॉल, ठीक है। तो टेबल जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, उस टेबल के लिहाज से अगर हम बात करें तो टेबल के अंदर यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा वाइट बॉल्स, और फिर हम हमारे रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे xi, यानी अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पे, क्वेश्चन वही है, खाली e ऑफ x फाइंड करना है हमें, ठीक है। बाकी का पार्ट एकदम सिंपल है, प्रोबेबिलिटी उसी तरह से हम ढूंढने वाले हैं, देन xi इंटू pxi करना होगा हमें, रेगुलर जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है। तो वाइट बॉल्स के बारे में हम कहेंगे, पहले डिटेल लिख देते हैं हम जो दिया गया है। ओके, देयर आर 4 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स, 2 balls are taken from it। सबसे पहले टोटल केसेस ढूंढने होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls आउट ऑफ कितने हैं 4 + 2 यानी 6 balls इज इक्वल टू 6c2, यानी वो जो है 6 × 5 30/2, यानी वो होगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे खास ये पार्ट याद रखना है। और हमें मेन अजम्पशन में यहाँ पे वाइट बॉल्स हमने क्यों लिखे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ही रिसीव्स ₹4 फॉर ईच वाइट बॉल एंड loses ₹2 फॉर ईच ब्लैक बॉल, ठीक है। तो डिटेलिंग जो है वो खास आपको करना चाहिए, ठीक है। यानी ₹4 उसे वाइट बॉल के मिलने वाले हैं, और जिसमें रिसीव होता है उसी को हम हमारा रैंडम वेरिएबल कहेंगे, यानी ऊपर आप लिख देते हो तो भी चलता है। सपोज करते हैं हम कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर हम लिख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन या अमाउंट रिसीव लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जाना है कि हमें जो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मिल सकते हैं वो कितने मिलेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दे में बी 0, 1 और 2। क्यों 2? क्योंकि सिलेक्शन, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर वाइट बॉल 3 होते तो भी कोई टेंशन नहीं है, हमें सिलेक्शन कितने का किया गया है उसके ऊपर खास ध्यान रखना है। यानी 2 सिलेक्ट किए हैं तो 0, 1, 2। अगर वाइट बॉल यहाँ पे 3 होते और वो बोलते 3 सिलेक्ट किए तो लिखना है 0, 1, 2, 3। वाइट बॉल चाहे 4 दिए जाए, उन्होंने सिलेक्शन 2 का दिया हो तो भी आपको क्या लिखना है 0, 1 एंड 2। यानी ये जो नंबर डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमें थोड़ी देर बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि पहले हमें x ढूंढना पड़ेगा। 0 वाइट बॉल, एक भी वाइट बॉल नहीं मिला है, यानी दोनों के दोनों सिलेक्ट किए हुए बॉल कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। यानी अगर एक भी वाइट होता तो आपको ₹4 मिलते। रिसीव का मीनिंग होता है पॉजिटिव, प्रॉफिट समझना है, गेन समझना है, प्लस। मगर दोनों के दोनों ब्लैक बॉल है, यानी दोनों के लिए हमें मिला के ₹4 गंवाने पड़ेंगे, यानी -2 एंड -2 अगर कैलकुलेशन समझाना है तो। वैसे ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर लिख रहे हैं पहला समय इसलिए। उसी तरह से एक वाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। वाइट के लिए हमें ₹4 मिलेंगे, और उसी वक्त हमें ब्लैक के लिए एक बॉल ब्लैक होगा, एक वाइट होगा, तो उसके लिए ₹2 देने पड़ेंगे। यानी अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा ₹2 का, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे वाइट बॉल है, तो 4 + 4 मिला के हमें ₹8 का क्या होगा, प्रॉफिट। तो परिवर्तन हमारे सम में ये रहेगा कि अब हमें खास ध्यान रखना है, अब हमें जो वैल्यूज़ है वो बॉल्स के ऊपर नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है उसके बारे में। रिसीव यानी 0 वाइट बॉल मीन्स दोनों ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल के लिए ₹2 दिए, 2 के लिए -4 यानी ₹4 देने पड़ेंगे। एक ब्लैक है और एक वाइट होगा, एक वाइट सेलेक्ट करते हैं, नेचुरली 2 में से एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक होगा। ₹4 वाइट बॉल के मिलेंगे, दूसरे बॉल के लिए ₹2 देने पड़ेंगे, अल्टीमेटली ₹2 का प्रॉफिट।
दोनों के दोनों वाइट है तो 4 + 4 मिला के 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो आगे हम ढूंढ ही चुके हैं, कैसे करना चाहिए काम। 0 वाइट बॉल है हमारे पास, टोटल वाइट बॉल्स कितने हैं 2, तो लिखना चाहिए 2C0। इजी टेक्निक सिखाता हूँ, 2C1 इजी टेक्निक है 2C2। पहला पार्ट इसके हिसाब से लिखो, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ऑब्जर्व करो 2C0 2C1 2C2। फिर इनटू में कैसे करना है, तो इसके अलावा कितने बचे, दोनों में से एक भी वाइट नहीं था, दोनों ब्लैक थे। ब्लैक कितने हैं हमारे पास 4, तो मैं क्या लिखूंगा 4C2। और नीचे क्या आएगा वो तो हम ढूंढ ही चुके हैं, और इसका 2C0 का आंसर 1 होता है, 4C2 यानी 6/15 यानी 6 / 15, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आप सीधा इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि वो कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लैक है एक वाइट के साथ, तो 4C1 एंड 2C1, तो 2C1 यानी 2 होता है, 4C1 यानी 4 होता है, 2 × 4 यानी 8/15, 8 और 6 14 हो चुका है। अब आंसर 1 आना चाहिए, दोनों वाइट है, दैट मीन्स एक भी ब्लैक नहीं होगा, यानी 4C0 लिखना पड़ेगा नेचुरली, और दोनों का आंसर 1 ही होता है। सो इसका फाइनल आंसर होगा 1/15। अल्टीमेटली ये 15/15 हुआ, यानी आंसर क्या मिला 1। अब उस पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। 6/15 इंटू, कृपया ध्यान दे ये वाइट बॉल से हमें लेना है xi, 6 × -4 यानी -24/15, 8 × 2 यानी 16/15, 1 × 8 यानी 8/15, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से मैं लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। उन्होंने बोला मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, चलेगा, रिसीव्ड बाय द पर्सन ऐसे लिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज E ऑफ x, दैट इज सिग्मा xi इंटू pxi। सिग्मा यानी इन सभी को प्लस करना चाहिए, यानी माइनस सीधा भी आप लिख सकते हो, वैसे दिख रहा है क्लियरली 0, मगर क्या हम प्रॉपर लिख के बताता हूँ मैं आपको, तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। सो दिस इज टेक्निकली -24 + 24, यानी आंसर क्या आएगा 0। और जब भी कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू में आंसर 0 आता है तो उस गेम को कहा जाता है फेयर गेम, ठीक है। तो नोट करना खास इसी के नीचे कि इफ E ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन द गेम इज कॉल्ड फेयर गेम, देन इट इज कॉल्ड फेयर गेम, ठीक है। तो उस पार्ट में हम उसे कहने वाले हैं फेयर गेम, तो ये खास नोटिंग आपको करना पड़ेगा। 20 नंबर का सम है, बहुत ही प्यारा सा सम है, खाली इसमें नया क्या आया, तो अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में फ़ायदा होता नहीं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक टाइम पे 0 मिल रहा है या आंसर हमेशा माइनस हो, पहले भी हम कह चुके हैं। लॉटरी करो या फिर ऐसे गैम्बलिंग, नसीब के ऊपर से ज़्यादातर फ़ायदा होता नहीं है, वो कभी कभी आजमा सकते हो नसीब, बाकी मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करोगे तो ही आपको 100% सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का हमें देखना है, सम नंबर 21, जिसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी थी। अब जो हमें सम ऑब्जर्व करना है उसके अंदर अगर आप क्वेश्चन देखोगे 21 में, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है दैट द गेम इज फेयर, यानी अगर फेयर गेम हो तो एक आध वैल्यू के बारे में कुछ क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। तो वो अब हम ऑब्जर्व करेंगे सम नंबर 21 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स इन अ बॉक्स, सेम आगे की जैसी सिचुएशन, 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट, ये भी सेम सिचुएशन। यहाँ पे अब कहानी का ट्विस्ट है, अंडरलाइन करना क्वेश्चन को। अब लाइन जो है वो ₹24 इज गिवन फॉर ईच ब्लैक बॉल, गिवन में यहाँ पे नहीं बोला है रिसीव्ड और लॉस, ठीक है, यानी कुछ नया करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है फाइनली, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड फॉर ईच वाइट बॉल सो दैट द गेम इज फेयर। गेम फेयर बनानी है, इन्होंने हमें बताया नहीं है कि ब्लैक बॉल की अमाउंट, वाइट बॉल की अमाउंट क्या है। ब्लैक बॉल के लिए बताया 24 दिए जाएंगे, रिसीव्ड या लॉस नहीं बताया, तो वो हमें खुद अज्यूम करना है
कि पर्सन रिसीव्स फॉर वाइट बॉल और ब्लैक बॉल, वो हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिटेलिंग जो दिया गया है वो डिटेलिंग कर लेते हैं। सम नंबर 22 में हम हैं और इसमें भी कंसिडर हमें वही करना है। जब भी प्रॉफिट लॉस वाला आए तो हमें लिखना होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन लिखते हैं तो भी चलेगा, अदरवाइज समझ में आएगा ही कि पर्सन को अमाउंट मिलने वाला है। फिर इन्होंने हियर दिया हुआ है, हियर देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल्स, यानी टोटल 5 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट। टोटल केसेस हम कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स आउट ऑफ, आपको पता है कितना होगा, 3 ब्लैक 2 वाइट मिला के 5, आउट ऑफ 5 बॉल्स, जिसे लिखा जाता है 5C2, यानी वो होगा 10। टोटल केसेस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और अब जो है वो हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, सपोज द पर्सन रिसीव्स ₹Y for each white ball and loses ₹24 for each black ball। जो भी आप चाहो वो अज्यूम कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें हमने दिया नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है रिसीव या लॉस के। तो अब उसके बारे में अब टेबल में जाना पड़ेगा सीधा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है हमें उसके हिसाब से अब टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने रिसीव किसके लिए लिखा हुआ है, रिसीव लिखा हुआ है Y रुपीज़ फॉर ईच वाइट बॉल। तो हम उसी तरह से जाएंगे। अब आप देख सकते हो वाइट बॉल 2 है, ब्लैक बॉल 3 है, यानी मैं लिखूंगा उसी तरह से जैसे आगे कर रहे थे। वाइट बॉल्स टेबल उसी तरह से बनेगा। इसमें भी एक्सपेक्टेशन ही करनी है हमें, वैल्यू E ऑफ X ही ढूंढना है। आई मीन ढूंढना इन द सेंस फॉर्मूला यूज़ करनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उन्होंने फेयर गेम दिया है, यानी 0 ही होगी। वाइट बॉल्स हो सकते हैं 0, 1 एंड 2 XI की वैल्यू। अब इसमें थोड़ा कहानी का ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि 0 वाइट बॉल्स है, यानी दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होंगे। एक ब्लैक बॉल के लिए 24 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, यानी 2 के लिए हमें 24 यानी 48 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एक वाइट बॉल है तो नेचुरली एक ब्लैक होगा। वाइट के लिए हमें Y रुपीज़ मिलेंगे, ब्लैक के लिए 48 देने पड़ेंगे। यहाँ पे दोनों वाइट हैं तो एक के लिए Y रुपीज़, दूसरे के लिए भी Y रुपीज़, यानी Y प्लस Y। बुरा लगता है लिखने का, फिर भी रख देते हैं यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे लिखना है तो 24 2 बॉल्स के लिए है तो वो होगा -48, ठीक है। तरीका वही है, खाली फ़र्क लास्ट में पड़ेगा। यहाँ पे Y की वजह से थोड़ा कहानी में ट्विस्ट। प्रोबेबिलिटी में उसी तरह से करना है। 2 वाइट है यानी 2C0 नीचे लिख देने का 5C2, देन 2C1 नीचे लिखने का 5C2, 2C2 एंड अगेन नीचे लिखने का 5C2। इनटू में क्या करना है, 0 वाइट बॉल है, सिलेक्ट 2 बॉल्स किए, दोनों नेचुरली ब्लैक होंगे। कितने में से, 3 में से, यानी 3C2। कितने में से, एक आ चुका है, एक होगा 3 में से। दोनों आ चुके हैं, एक भी नहीं होगा। 2C0 इज ऑलवेज 1, 3C2 यानी होता है 3, 3/10। 2 into 3 this is 6, 6/10। दिस शुड बी 1/10। अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आया, 1। 6 3 9 और एक 10, ऊपर 10 नीचे 10, 10 10 10 10, आई मीन सॉरी 10/10 यानी 1। XI इंटू PXI करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी होगा यहाँ पे। अब फाइनली कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ने वाली है। 48 इंटू 3 करेंगे, सो दैट इज़ -144/10। 6 इंटू करके इसे मैं वैसे ही रखता हूँ अपॉन 10, एंड 1 इंटू 2y तो 2y/10, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारे पास रेडी है। अब फाइनल कैलकुलेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हमें उन्होंने लिख के बताया हुआ है दैट द गेम इज़ फेयर। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, थोड़ा सा बेटर जगह मिलेगी तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी।
सो गेम इज फेयर के लिए मैंने आगे वाले सम में ही नोट लिखवाई है, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें हमने कहा था गेम फेयर है, यहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे। हियर इट इज गिवन दैट द गेम इज फेयर, सॉरी फेयर, therefore e of x is equal to 0। e of x का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई 0। इंटू पी एक्स आई 0 वैल्यू रख देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, 48 है, 48 नहीं होगा, एक ब्लैक बॉल था तो 24, थोड़ा सा ही करेक्शन करना है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो अब हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। सो माइनस 144/10 प्लस 6 टाइम्स y माइनस 24/10 प्लस 2y अपॉन 10, ठीक है। एलसीएम है 10, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो माइनस 144 प्लस 6y, 24 इंटू 6 यानी 144 होगा, प्लस 2y और सबका एलसीएम यानी 10 इज इक्वल टू 0। 10 को उधर हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो 6 प्लस 2 यानी 8y, 144 होगा 288 इज इक्वल टू 0। सो 8y इज इक्वल टू 288 कह सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 288 अपॉन 8। 8 को सीधा कैंसिल मत करना, ठीक है, क्योंकि 288 डिवाइडेड बाय 8 होता है 36 का आंकड़ा, यानी y इज इक्वल टू 36। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है, आप प्रॉपरली इसके बाद लिखना, मैं यहाँ पे जगह का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने अज्यूम किया था दैट पर्सन रिसीव्स ₹y फॉर ईच वाइट बॉल, तो उसका मीनिंग होगा देयरफॉर हम कह सकते हैं ₹36 शुड बी गिवन फॉर ईच वाइट बॉल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा प्रिंटिंग में लिखते वक्त जल्दी में लिख दिया था, शुड बी गिवन फॉर ईच वाइट बॉल, ठीक है। तो ये वाइट बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन में परिवर्तन था। 19 नंबर में मैंने आपके लिए छोड़ा है वो सम, क्योंकि इसी कैटेगरी में है, 2 कॉइन्स है, खाली 2 कॉइन है उसमें भी, और आपको अमाउंट जो मिल रही है पर्सन रिसीव्स ₹8 फॉर ईच हेड। तो जैसे यहाँ पे हमने वाइट बॉल लिखा था, वहाँ पे आपको लिखना है हेड्स, उसमें आएगा 0, 1 एंड 2, और उसमें आपको उसी तरह से 0 हेड्स है तो दोनों टेल्स होंगे। 2 टेल्स के लिए आपको -20 लिखना है, एक हेड एक टेल हो तो 8 - 10 यानी -2 होगा, दोनों के दोनों हेड्स हो तो 8 2 = 16 होगा। प्रोबेबिलिटी तो आप इजीली समझ ही सकते हो, 2 कॉइन है, वहाँ पे खाली लिखना है, पीछे वाला पार्ट नहीं आएगा। 2C0/4, 2C1/4 एंड 2C2/4। तो आप रेफरेंस ले सकते हो प्रोबेबिलिटी में सम नंबर 18 का, ठीक है। तो वैसे हमारे कॉन्सेप्ट तो सभी खत्म हो चुके हैं, मगर अब 22 नंबर का एक सम है जिसे हम खास ऑब्जर्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके दिया है, खाली डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग तरह से दिया है, तो वो हम समझ लेते हैं 22 नंबर में, ठीक है। लास्ट सम 21 था, मैंने 22 लिखा है तो करेक्शन कर देना, ठीक है। अब आए 22 नंबर। अब उन्होंने हमें कुछ इस तरह से दिया है, वैसे सम एकदम सिंपल सा ही है, थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है, कोई मैजिक नहीं है। उन्होंने टेबल नहीं दिया जानबूझ के, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस, ठीक है। के की वैल्यू मैं ढूंढ के दे सकता हूँ आपको, बाकी का काम आप इजीली अपने आप भी कर पाओगे, तो मैं वो स्टार्टिंग की हिंट दे देता हूँ, बाकी आप पूरा कर लेना सम, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें रखना है, पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, ठीक है। तो हमें मिलेगा p ऑफ -2 k टाइम्स -2 प्लस 2 यानी k इंटू 0, पहले में आंसर आएगा 0। फिर पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, तो वो होगा p ऑफ -1 k -1 प्लस 2 यानी 1k यानी ओनली k। सिमिलरली आप आगे जा सकते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 तो p ऑफ 0, ठीक है। सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1 लिखते हो तो चलेगा, k 0 प्लस 2 यानी 2k। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 1, सो p ऑफ 1 k 1 प्लस 2 यानी 3k। उसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं, p ऑफ 2 k 2 प्लस 2 यानी 4k, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो चुका है। आपको अगर टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो xi pxi का टेबल कुछ इस तरह से होगा,
ठीक है, सिंपल सा काम है। जब भी ऐसे सम दिए जाते हैं xi की वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2, उसके लिए है 0k, 2k, 3k एंड 4k। ठीक है, तो काम सिंपल ही है। आगे करना क्या है, अब इतना किया है, थोड़ा क्यों छोड़ता हूँ, करवा ही देता हूँ। चलो, नहीं तो कुछ लोग हैं ना, ऐसा सम होता है तो फिर आधा ही छोड़ के आते हैं कि सर ने आधा करवाया था तो आधा ही करना होता है, कितना अच्छा सम है, प्यारा सा सम है। तो वैसा नहीं है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है वैसे k के लिए दैट वी नो दैट। ठीक है, शायद आपको पता ही होता है। क्या पता होता है? दैट सिग्मा pxi इज ऑलवेज 1। दैट मीन्स 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 1 एंड दैट मीन्स 10k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1/10 यानी 0.1। ठीक है, अब आगे का काम तो एज यूजुअल एकदम सिंपल, xi pxi xi इंटू pxi xi स्क्वायर इंटू pxi। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2 वैल्यू में अगर हम सकते हैं तो पहले 0.1, 0 के बाद 0.1, 2 इंटू 0.1 यानी 0.2, 0.3 एंड 0.4 मिला के टोटल क्या होना चाहिए? 1। ध्यान खाली आपको इसी बात का रखना है। फिर तो आगे का काम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। 0 -0.1, दिस इज ऑल्सो 0, 0.3, 0.8 और ये प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर भी 1 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था मीन यानी ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स यानी हमारे पास आंखों के सामने आंसर बहुत ही प्यारा प्यारा सिंपल 1 जिंदा है। xi स्क्वायर इंटू पी एक्स xi के साथ xi pxi मल्टीप्लाई करो, दिस इज अगेन 0, माइनस माइनस प्लस 0.1, दिस इज 0.3 इंटू 1, 0.8 इंटू 2 यानी 1.6 प्लस 0.3 प्लस 0.1 यानी वो होगा 2। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर रेडी है, दैट इज सिग्मा xi स्क्वायर pxi, इसका आंसर 2 मिला। फाइनली वेरिएंस की फॉर्मूला हमारे पास होती है v ऑफ x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर 2 है, दिस इज 1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1। यानी लकीली मीन एंड वेरिएंस जो है वो दोनों के दोनों सेम है और उन दोनों का आंसर हमें क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, तो इस टाइप के भी सम कई बार पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव में इतना पार्ट भी पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इतना करके। ठीक है, ऐसा एक इलुस्ट्रेशन भी है जिसमें खाली k ढूंढने वाला पार्ट था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको होमवर्क में दिया भी था, मुझे याद है। ठीक है, पेज नंबर 106 पे है, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें इतना पार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक का पार्ट पूछा था खाली। ठीक है, और आज जो मैंने सम करवाए उसके जैसे भी सम आपको अंदर बुक में मिलेंगे ही। ठीक है, कॉइन वाला, डाई वाला जो मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी हमने किया वैसा ही। ठीक है, तो वैसे 2 इलुस्ट्रेशन भी है हमारे पास, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है और 10 है, वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो वो भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे। बहुत सारे इलुस्ट्रेशन है और इसके जैसा इलुस्ट्रेशन 15 भी है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आप अपने आप भी ऑब्जर्व कर पाओगे। तो वैसे चैप्टर का हैप्पी एंडिंग हो चुका है, मगर 1-2 पॉइंट और ऑब्जर्व करने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपको पहले जो 3-4 ऑब्जेक्टिव है वो खास ध्यान रखना है। पहला ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर 118 के ऊपर हमें दिया गया है, विच मेजर्स आर ऑब्टेन फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 99 में आना है आपको। ठीक है, उसमें पहला इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया गया है, उसमें 4 मेजर्स हमारे पास है, ऊपर से 6th लाइन है, वी डिटरमाइन, अंडरलाइन करना और आपको आंसर भी लिखना है खुद, द मेजर्स ऑफ एवरेज, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, ये पार्ट हमने मोमेंट में भी देखा था। मोमेंट के लिए विद द यूज ऑफ मोमेंट वी कैन ऑब्जर्व दीज 4 अगेन, इसी का इस्तेमाल हुआ था। मोमेंट में भी हमें बताया था कि मोमेंट का इस्तेमाल करके भी हम मेजर ऑफ एवरेजेस यानी एक्स बार ढूंढ सकते हैं, डिस्पर्शन यानी मीन के बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्क्यूनेस कुर्टोसिस। ठीक है, फिलहाल इसमें स्क्यूनेस कुर्टोसिस को ऐड नहीं किया इस चैप्टर में। ठीक है,
तो वो पार्ट भी हम ढूंढ सकते हैं बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। कौन से 4 मेजर्स हैं? मेजर्स ऑफ एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। 4 मेजर्स जो है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है, उसका आंसर मैंने बताया, आपको लिखना ज़रूरी है, मोस्ट टाइम पे टिक करना। सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थियरी के आगे वाले सेक्शन में है, डिस्कशन में आगे नहीं लिया था हमने क्योंकि लास्ट में ही डिस्कशन करते हैं हम इसका। फॉर व्हाट पर्पस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज यूज्ड। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का इस्तेमाल क्यों होता है? तो यही जो हमने ढूंढा उसके लिए यूज होता है कि वी कैन फाइंड आउट। उसी पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 99 पे ऑलमोस्ट 6th लाइन में हमने 4 मेजर्स देखे, नीचे 6ठी लाइन 7वीं लाइन में दिया गया है वी कैन फाइंड अबव 4 मेजर्स देन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आंसर कह सकते हैं हम। वी कैन फाइंड 4 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज यूज्ड फॉर दिस, यानी मोमेंट एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन दोनों में ये 4 मेजर्स हम ढूंढते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी के ऑब्जेक्टिव में वैसे का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी 1-2 ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल है, वो हम देख लेंगे। डिफाइन रैंडम वेरिएबल, वो डेफिनेशन हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वेरिएबल वो देख चुके हैं। डिफाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी हम डेफिनेशन आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं थियरी में। 7 नंबर में चेक करने का बोला है कि वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। आप नीचे अगर टोटल करते हो तो आपको टोटल 1 मिलेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। आप टोटल करके चेक करोगे तो अगर हम कहें तो वो होता है 0.18 + 0.12 0.90 होता है, उस वजह से टोटल 1 नहीं है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन करने लायक है, कुछ ऑब्जेक्टिव हम हवा में ही कर सकते हैं वैसे हैं, मगर खास ध्यान रखना है हर ऑब्जेक्टिव में या कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्सेप्ट ही हेल्प करता है, दूसरा कुछ नहीं। तो अब अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव नंबर 8 जो है उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, उन्होंने खाली एक्सआई एंड पीएक्सआई ही दिया हुआ है। मैं आपको टेबल में रिप्रेजेंट करके उसे दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, आंसर आप अपने आप कर लोगे। वैसे ऑफलाइन होता है तो मैं होमवर्क में नहीं देता, यहीं पे क्लास में करने के लिए देता हूँ। एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे करके। क्या बोला है? और रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज 1 विथ प्रोबेबिलिटी, यानी xi pxi की बात करें अगर हम, xi की वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी 0.4, वैल्यू 2 प्रोबेबिलिटी 0.6, यानी टेबल नहीं है, छोटा सा पार्ट होगा, इतना ही दिया है। खाली करना क्या है, अब गिनूंगा तो भी मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, मगर क्या करें, छोड़ने का मन भी नहीं होता ऑनलाइन की वजह से। सो दिस इज 0.4, 1.2, लियो 1.6, ई ऑफ एक्स सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। आंसर क्या आया? 1.6। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। तो 1.6 आंसर आ चुका है। 9 नंबर आप अपने आप कर पाओगे, ऐसे हमने सम करवाए। 10 नंबर भी आप इसी तरह से करोगे। हमने आगे जब वेरिएंस वाला सम था उसमें ये ढूंढ के दिखाया था, होल स्क्वायर का एक्सपांशन करके करना है। ठीक है, 11 नंबर है वो थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है, तो मुझे समझाना पड़ेगा कैसे करते हैं वो। ई ऑफ एक्स दिया है, ई ऑफ वाई है 4 एंड ई ऑफ, करेक्शन करना थोड़ा, कॉमा नहीं होना चाहिए, ई ऑफ एक्स इंटू वाई है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कैन वी से दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई अगर होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ई ऑफ एक्स वाई तो रेडीमेड दिया हुआ है, और ई एक्स इंटू ई वाई करते हैं 5 इंटू 4 यानी 20। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड कह देता हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड कह देता हूँ। अगर हमें प्रूव करना है एज अ रिजल्ट तो दोनों साइड के आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई। वैसे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछे तो आपको यस है कहना है या नो कहना है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू में। देन 12 नंबर में तो एकदम सिंपल है, ई ऑफ एक्स दिया गया है, ई ऑफ वाई दिया गया है, ई ऑफ एक्स प्लस वाई यानी ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, दोनों को टोटल करना है। 8.5 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 होता है 14.5। ये 06 लिख दिया है तो 0 कोई काम का नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब 13 नंबर में क्या है? फॉर अ डेटा स्टूडेंट हैव कैलकुलेटेड ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट? आप सोचोगे स्टूडेंट ने कैलकुलेशन किया है तो उसको पूछो, नहीं, वो हमें पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि क्या ये सही है, तो क्या यूज़ करोगे आप? 30 नंबर इंपॉर्टेंट टिक करना। याद हो तो मैं एग्जाम्पल जब भी करवा रहा था इस टाइप के, अब ये 2 वैल्यू है, उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा? ये दोनों के ऊपर से हमें मिलेगा वेरिएंस। एंड मैं कई बार कह चुका हूं वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 200, ई ऑफ एक्स यानी 15 का स्क्वायर, 200 माइनस 225 माइनस 25 लेस देन 0, मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल एज वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव। वेरिएंस कभी भी माइनस होता नहीं है, इस वजह से जो है ये डेटा है उसमें गड़बड़ है, ठीक है, यानी कैलकुलेशंस आर इनकरेक्ट, हमारी नहीं, जिसने भी ये 2 कैलकुलेशन की है वो गलत है। तो 13 नंबर का पार्ट देख लिया, तो 14 नंबर करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें करेक्शन है। देखो आप देख सकते हो ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी वहाँ पे आप रखते हो 250 माइनस पीछे 15 का स्क्वायर यानी 225, 250 माइनस 225 यानी आंसर होगा 25, जो कि आप आंसर में ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह से 15 नंबर v ऑफ x दिया गया है 3 एंड v ऑफ 2x माइनस 3। अब ये 15-16 भी आप कर सकते हो, 2 हिस्सों में बांटना है, v ऑफ 2x प्लस v ऑफ 3, जैसे कि हम कह चुके हैं। चलो फिर भी याद करा देता हूँ मैं आपको, 16 में करवा देता हूँ। चलो तो क्या है, थोड़ी याददाश्त आ जाती है लास्ट में। सो v ऑफ 3 माइनस 2x है, हमने कहा हुआ है वेरिएंस में बीच में चाहे कुछ भी हो, जब भी टुकड़े होते हैं पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से के बीच में हमेशा रहेगा प्लस। एंड एज वी नो दैट वेरिएंस का कांस्टेंट वेरिएंस होता है 0 एंड 2 है तो बाहर निकलता है 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू वी ऑफ एक्स, दैट इज 4 इंटू 5 यानी 20, ठीक है। तो इसी तरह से आप 15 नंबर को भी कर पाओगे, ठीक है। अब जो हमें करना है वो है 17-18, 2 सम है, दोनों में फॉर्मेटिंग एकदम अलग टाइप का लिखा हुआ अलग है, काम सेम करना है दोनों में। इकलौता इस टाइप का सम एक्सरसाइज में भी ऐसा कहीं दिया नहीं है, तो उस वजह से अगर हम कहें तो वेरी 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 मोस्ट IMP दोनों के दोनों। एंड अगेन 17 है, 17 पे होता है खतरा, एमा ना कराए अखतरा, राइट। तो 17 नंबर हमेशा से ही स्पेशल होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या एक्सरसाइज का सम। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इसका मीनिंग होता है SD ऑफ x, उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। खास ध्यान रखो, प्रमाणित विचलन है એટલે विचरणનું वर्गमूल, ठीक है, यहाँ पे यूज करना है। हमें Vx चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो v ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिली 25। ओके, अब मेन पार्ट है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को लिखा स्क्वायर रूट में v ऑफ x, यहाँ पे x है तो v ऑफ के अंदर स्क्वायर रूट में क्या आया x। वैसे ही अब मेन पार्ट है, उन्होंने पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 प्लस 3x, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 प्लस 3x। अब इसका मीनिंग क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ v के अंदर
जैसे यहाँ पे एक्स एक्स लिखा था वैसे ही यहाँ पे 4 + 3x लिखना है हमें वेरिएंस में, ठीक है। वेरिएंस ऑफ 4 + 3x का स्क्वायर रूट निकालो तो वो मिलता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट तो खाली अब हमें संभालना है, बाकी अंदर पड़ोस में आप देख सकते हो कैलकुलेशन सेम वही काम करना है। तो ये कहानी का ट्विस्ट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ 4 + 3x। So this is 0, this is 3 square into v of x, 9 into v of x है 25, so this is 225 और इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 15, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आंसर। उसी तरह से सेम आपको 18 नंबर करने का मौका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं 21 जितने 20-21 दिए गए हैं बुक के अंदर, मगर काम एकदम सिंपल ही है, ज़्यादा कष्टदायक काम नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको आराम से आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे 1-2 ऑब्जेक्टिव्स भी अभी बाकी है और आपको पूरे 20 के 20 लिखने हैं आपकी नोटबुक में, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, मैं आइडिया दे रहा हूँ और वो आइडिया दे के छोड़ा इसीलिए जा रहा है कि आप खुद भी थोड़ा सा ट्राई करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा ये सब नहीं हो रहा है, मुझे भेज दे PDF, और उसमें से कॉपी करके भेज देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, पहले ट्राई करो। फेलियर आता है तो फ्रेंड्स से आइडिया लो, PDF मत लो, ठीक है, क्योंकि वो PDF में से कॉपी करके छोड़ दोगे तो अभी लिख के सबमिट हो जाएगा होमवर्क, मगर एग्ज़ाम के टाइम पे कहाँ से लाओगे PDF, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके लिए समझाया जा रहा है ये सब कुछ। 19 नंबर अब मैं नहीं करवाने वाला, वो छोटा सा समय -101 प्रोबेबिलिटी दी गई है और मीन वेरिएंस ढूंढना है, वो आप करोगे, ठीक है। 20 नंबर है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट था। दिया क्या है, इन अ सर्टेन बिजनेस देर आर 70% चांसेस टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹5000, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको यही कहूँगा, जो परसेंटेज है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रॉफिट में वैल्यू प्लस लिखनी है, लॉस दिया हो तो लिखना है माइनस, बस इतना ही याद रखना है। 70% यानी 0.70, प्रॉफिट दिया हुआ है 5000 का, ठीक है, एंड लिखा हुआ है 30% चांसेस टू हैव लॉस, यानी 30% यानी 0.30, लॉस दिया गया है 12000 का, लॉस यानी माइनस, दैट्स ऑल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली XI इंटू PXI 0.70 इंटू 5000 यानी 3500 माइनस 3600 यानी अल्टीमेटली क्या आया -100। अगर आंसर नेगेटिव आता है दैट मीन्स लॉस दिख रहा है, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा। कैन यू एडवाइज द पर्सन टू डू द बिजनेस? नो। क्यों? एज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज -100 विच इज नेगेटिव है, ठीक है। हमें पॉजिटिव मिले तो ही हमें प्रॉफिट करना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट ही माइनस दिखा रहे हैं। सो क्वेश्चन था वुड यू एडवाइज द पर्सन टू डू द बिजनेस? सो हमें कहना चाहिए नो, द पर्सन शुड नॉट डू द बिजनेस। उस पर्सन को उस बिजनेस करने की हमें सलाह देनी चाहिए नहीं, ठीक है। तो उसी तरह का काम है, जिनकी बुक में 21 नंबर है उसमें E ऑफ x 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखा गया है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है 5, तो वहाँ पे आप Vx ढूंढ सकते हो, Vx होगा 25 और उस हिसाब से आप E ऑफ x स्क्वायर को ढूंढ पाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं, जिनकी बुक में 21 ना हो उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। E ऑफ x दिया हुआ है उन्होंने, दैट इज 15, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखा हुआ है यानी स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ x विच इज़ 5 और दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो Vx विल बी 5 का स्क्वायर यानी 25 और उसके ऊपर से उन्होंने पूछा है फाइंड E ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। E ऑफ x स्क्वायर हमें ढूंढना है, तो वो आप अपनी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके खुद ढूंढोगे, ठीक है। तो ओवरऑल सभी के सभी हम एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ काम बाकी नहीं है। तो यहाँ तक का काम आपको करना है। एंड येस, ऑब्जेक्टिव्स में होमवर्क में लिख नहीं रहा हूँ, मगर जो छोड़े हैं ऑब्जेक्टिव वो आपको करने हैं।
और ऑफिशियली जो होमवर्क में सम दिया जा रहा है वो एक कॉइन वाला सम मैंने जो आगे छोड़ा वो आपको करना है, 19 नंबर का सम एक्सरसाइज में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कई सम्स हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और उसके अलावा जो करने हैं इलुस्ट्रेशन मैं खास दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इलुस्ट्रेशन वैसे के वैसे पूछ लेते हैं इस चैप्टर में से तो खास, ठीक है। फिर इलुस्ट्रेशन नंबर 9, 10, तो इतना काम आपको करना है इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट हमारा ये काम ऑनलाइन तक का रहेगा यहाँ पे। फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से हम ऑफलाइन क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। लास्ट यूनिट बाकी है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे बाद में, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.